2017 का पेपर का अंतिम 2 क्वेश्चन और आज बच गया है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। हालांकि जो हमारे बच्चे हैं वो लगभग हमने जो प्रैक्टिस कराया है वो कंप्लीट करा दिया पहले ही, तो भी वीडियोज को एक बार जब जब हमको दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो हम बार बार उसको देख करके उसको मिला करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कंप्लीट कर दे रहे हैं। 2017 का 2 क्वेश्चन आज है, उसमें 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखिए बोल रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर लंबी भुजा का एक लकड़ी के ठोस घन से कम लकड़ी नुकसान करके बने ठोस लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन कितना होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे में क्या माने होता है कि वो लोग क्वेश्चन पर कम फोकस करते हैं, सिर्फ समाधान को देखते हैं, मतलब सॉल्व जो किए उसको देखते हैं। उनको लगता है कि सॉल्व क्वेश्चन तो सामने है, सॉल्व भी देखने से काम चल जाएगा। यहाँ थोड़ा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर सिर्फ समाधान देखेंगे, क्वेश्चन के जो एक तरह से क्या है कि उसमें क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है, इन सब चीजों पर फोकस नहीं करेंगे तो ज्यादा समाधान भी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ज्यादा फोकस पहले क्वेश्चन के पैटर्न पर करना चाहिए और क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, इन चीजों को एक बार नहीं, कभी कभी कोशिश करें तो 2 बार पढ़ लें, ताकि हमारे दिमाग में एकदम क्लियर रहे कि हमको क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो बनाने में भी सुविधा होती है। चलिए देखते हैं, यहां पर है कि लकड़ी कम से कम लकड़ी नुकसान करके, जैसे एक ये पहले ये फिगर देखिए कि एक क्या है, ठोस घन है। ठीक है, अब ठोस घन, घन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। इसमें इसका भुजा दे दिया है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला जो भुजा है इसका ये है 4.2 सेंटीमीटर का। इसमें का भीतर से एक ऐसा काट लिया है, देखिए ये वाला काट लिया है यहां से, ऐसे इस तरह से काट करके, ऐसा है ना, इस तरह से काट लिया है और काट करके ये देखिए निकाल दिया है, ये वाला निकाल दिया है। ठीक है, तो ये जो निकला, अब पूछ रहा है कि इसका क्या होगा आयतन, सिर्फ इसका आयतन पूछ रहा, शंकु का आयतन जो निकला, शंकु के आकार का जो निकला, इसका आयतन पूछ रहा है, लंबवृत्ताकार शंकु के आकार का आयतन पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल, पहले देखिए समझिए कि ये जो नीचे ये इसका जो आधार ये जो बना है, ये वाला आधार जो बना है वो किसके बराबर होगा। तो आधार एकदम नीचे में है और वो नीचे में ये जो भुजा है ना, इसकी भुजा की लंबाई इसके आधार का वो व्यास हो जाएगा, पूरा व्यास हो जाएगा। ठीक है, व्यास का आधा हम लोग अर्धव्यास लेते हैं। इसका मतलब इसका अर्धव्यास कितना हो जाएगा, जितना इसके भुजा की लंबाई है उसका आधा करेंगे तो अर्धव्यास हो जाएगा। इसका मतलब शंकु की जो यहां पर देखिए, शंकु के आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास को हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं, त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 4.2 जो है, 4.2 उसका आधा मतलब 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी ऊंचाई ये वाला कितनी होगी, तो ये वाला ऊंचाई कितना हो जाएगा बताइए। तो ये जितना इसका भुजा है ये वाला यही ना होगा, इसका मतलब यही 4.2 हो जाएगा। तो देखिए घन की भुजा है 4.2, तो जो शंकु है उसकी ऊंचाई भी 4.2 सेंटीमीटर होगा और शंकु के आधार का अर्धव्यास 4.2 का आधा हो जाएगा, मतलब 2.1। बस अब इतना जब समझ में आ गया तो हमको आयतन का फॉर्मूला लगा करके आयतन निकाल लेना है किसका, शंकु का। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम लिख के रखे थे पहले से। अब इसमें सिर्फ मान बैठा देना है, मतलब इसलिए भी बराबर बताइए क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो फॉर्मूला है। अच्छा, 1/3 पाई का वैल्यू पॉइंट में रखें या बटे में रखें, ऐसे रखना होता है। पाई का वैल्यू फिक्स होता है, आप लोग पहले जानते हैं, पाई बराबर होता है 22/7। अब गुने आर का वैल्यू जो होगा वो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, देखिए आर का वैल्यू कितना 2.1। तो 2.1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार गुना करेंगे, 2.1 स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुना करेंगे। और एच का मान यहां पर यही वाला हो गया 4.2। अब जितना हम लोग काट सकते हैं बस काट लेंगे। अब हम काटें तो भी, और बाकी आप लोग भी अपना कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये कर लेते हैं हम, आंसर तक लिखने का जरूरी नहीं समझते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा 3 बार तो 0.3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको अगर हम करते हैं तो एक तरह से हो जाएगा कितना, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नहीं करेंगे, इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इतना भी अगर 3 में नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए कि 9 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला, अर्धव्यास का एक
अर्धगोलक है, अर्धगोलक थोड़ा ऐसे अर्धगोलाकार पात्र जल से पूर्ण रूप से भरा है। अच्छा ये देखिए पहले अर्धगोलाकार पात्र कहाँ, ये जो पात्र है वो कहाँ है, तो ये वाला है, ये देखिए यहां से लेकर के ऐसे इतना बड़ा जो पात्र है ये, इसमें ये हो गया इसका सामने का मुंह है ना, और इसका ये वाला व्यास हो गया। अब इस व्यास में अर्धव्यास कितना हो जाएगा, यहां से आधा हो जाएगा, तो इसमें व्यास अर्धव्यास कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, सिर्फ अर्धव्यास है, ठीक है ना। इसमें चित्र बनाने के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ये पूरा का पूरा नहीं रहेगा, ये वाला जो है ना ये देखिए पूरा नहीं रहेगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक 9 होगा है ना, ये वाला जो है ये देखिए यहाँ ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब अर्धव्यास है। तो जो अर्धगोलक है, अर्धगोलक का अर्धव्यास मतलब R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है ये, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। इस पानी से बोलता है कि ये थोड़ा बड़ा बन गया है आकार इसका, लेकिन ये थोड़ा छोटा होगा। तो इसमें ऐसा कुछ बोतल है, ऐसा कुछ बोतल है, देखो बेलनाकार बोतल है ऐसी, इस पात्र के जल से इतना सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार कुछ बोतल है, उसमें कितना बोतल भरा जा सकता है। ये पानी जो है, इस पानी को आप इसमें डालना है, लेकिन थोड़ा बर्तन ज्यादा बड़ा बन गया है, बेलनाकार छोटा होगा, तो इसमें बोल रहा है कितना पात्र भरा जाए। तो बहुत सिंपल है, इसमें करना क्या है कि ये वाला जो अर्धगोलक है उसमें जल का आयतन कितना है वो निकाल लीजिए। तो अर्धगोलक का अर्धव्यास दिया हुआ है, तो अर्धगोलक का आयतन निकालते हैं पहले, ठीक है। अर्धगोलक का आयतन कितना होता है, तो इसमें देखिए पूरा अगर गोलक होता है तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम 4/3 नहीं लिखे क्योंकि उसका आधा करेंगे तो होगा 2/3। तो अर्धगोलक का आयतन कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा तो इसमें वैल्यू एक बार रख लेते हैं हम, 2/3 पाई अभी बाद में रखेंगे, और आर का वैल्यू है यहां पर 9, तो 9 का स्क्वायर या 9 × 9 कर देते हैं। कुछ अगर काट लेते हैं तो काट लेते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक कोशिश करते हैं, कभी ज्यादा पहले मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं सोचते, जैसे यहाँ पर लिखे 2 पाई × 3 × 9, ये लिख करके छोड़ दे रहे हैं। अभी कई बच्चे ऐसे करते हैं ना, थोड़ा यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दिए, पाई वैल्यू करके 3 2 9 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर जगह अभी नहीं करना होता, कभी कभी क्या होता है क्षेत्रमिति में खास करके उसमें कुछ ऐसी चीज होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे पाई है तो हो सकता है इसमें भी तो पाई रहेगा ना, ये जब ये वाला बेलन का जब करेंगे तो उसमें भी पाई हो सकता है, तो वहां पर कुछ कैंसिल आउट होने का चांस रहता है, इसलिए हम लोग पहले गुना नहीं करेंगे पूरा का पूरा, पहले थोड़ा वेट कर लेंगे, अगर गुना करना ही पड़ेगा तो देखा जाएगा। अब देखिए अर्धगोलक का ये हो गया। अब जो बेलनाकार पात्र है उसमें, अच्छा इसमें जो आयतन है उतना ही जल होगा, ये जो अर्धगोलक का जितना आयतन हुआ उसमें जल उतना ही भरेंगे, तो इसका मतलब जल का आयतन इतना ही होगा, बराबर लिख दो कि अर्धगोलक में जल का आयतन इतना हुआ, ठीक है। अब आइए अब बेलनाकार का बात करते हैं। बेलनाकार जो बोतल है, बोतल उसका आयतन निकालते हैं, ठीक है, उसका आयतन निकालते हैं। तो उसका आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। पाई अभी रहने देते हैं, r यहां पर है, ये दिया हुआ है व्यास, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है ना, और इसमें ऊंचाई दिया हुआ 4, ये वाला दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 4 ऊंचाई। तो हम यहां पर रख लेते हैं इसको, r के जगह पर होगा 3 नहीं 3, चूंकि व्यास है ना तो उसका आधा हो जाएगा, और ये हो गया 4। तो इसका मतलब पाई और 3 का स्क्वायर मतलब 9 अब बटे 4 × 4, 3 का स्क्वायर कर लेंगे और 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 4 कट जा रहा है, इसका मतलब सिंपल हो गया 9 पाई। तो यहां पर जो आया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखिए कटेगा, तो इसलिए कितने बोतल भरे जा सकते हैं, है ना। तो अब ऐसे सीधा लिख लीजिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट बोतल की अभिष्ट संख्या लिख लीजिएगा, बोतल की अभिष्ट संख्या बराबर, तो ये जो जल से भरा जो पात्र है उसका आयतन कितना है उसको ऊपर में लिख लीजिए, उसको ऊपर में लिख दीजिए, और जो ये बोतल एक बोतल है उसका आयतन नीचे लिख लीजिए, मतलब कि वो बटे कर दीजिए। अब बटे करके काट दीजिए,
काट देने के बाद जो आएगा उतना ही आंसर होगा, मतलब 6 बोतल भरा जाएगा। ठीक है, हमारे समस्या लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। ये भी क्षेत्रमिति का ही क्वेश्चन है। इसमें उतना बैकग्राउंड हमको अभी तो क्लियर नहीं होता है, हम दे दिए हैं, जैसे क्वेश्चन अपना निकाल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थोड़ा फोटो निकाल करके दे दिए हैं इसमें। अच्छा देखिए, एक बंद बेलनाकार जलटंकी के आधार का क्षेत्रफल, ये बेलनाकार एक जलटंकी हम यहाँ बना के रखे हैं, है ना, ये जलटंकी है। इसमें क्या है, इसका आधार का क्षेत्रफल दिया, मतलब आधार मतलब नीचे वाला, ये वाला का क्षेत्रफल दे दिया, ये वाला का क्षेत्रफल हमको दे दिया है। ठीक है, हालांकि आधार का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल एक ही होगा, लेकिन अभी जो दिया उसी को देखते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल है बेलनाकार जल टंकी के आधार, अच्छा आधार बोलिए कैसा रहेगा, वृत्ताकार है कि नहीं, आधार कैसा है, वृत्ताकार। तो आधार का क्षेत्रफल हमको दे दिया है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर, 616 वर्ग मीटर। ठीक है ना। अब देखिए, ये वृत्ताकार होने के चलते इसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का, अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला ले हम तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब इस पाई आर स्क्वायर के बराबर 616 होगा। इससे हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आर स्क्वायर बराबर होगा 616 बटे पाई, और 616 बटे पाई करते हैं हम अगर, इसका मतलब 22 बटे 7 होता है, पाई का वैल्यू जानते हैं। 22 बटे 7 जो होगा उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 616 गुणे 7 बटे 22 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं थोड़ा, तो काट लेते हैं इसको। काटने में जैसे यहाँ पर पहले 2 बार में काटते हैं, देखिए 22 है ना, तो 2 बार में पहले काट लेते हैं, 11 से 2 बार, और यहाँ होगा 308 होगा ना, फिर 11 से यहाँ काट लेते हैं, तो 11 से 2 जा मैंने 11 दूनी 22, और फिर 8 28 28। तो इसका मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू आया 28 इंटू 7। फिर देखिए यहाँ कई बच्चे क्या होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हो तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, √28 इंटू 7। तो गुना करके फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, गुना करिएगा तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये नहीं करना है, इसको खंड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 28 है तो 2 इंटू 2 इंटू 7 कर देते हैं 28 का। ठीक है, एक 7 पहले से था, तो 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर निकल जाएगा, फिर 2 को 7 के बदले 1 7 बाहर निकल जाएगा, तो हो गया 14, है ना। तो इसका मतलब आ गया क्या, क्या मेरे पास आया, इसमें अर्धव्यास आया। पूछ क्या रहा है हमको, पूछ रहा है यहाँ देखिए कि टंकी के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, टंकी के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो आर का वैल्यू आया और एच का वैल्यू यहाँ पर हमको और दे दिया। देखिए यहाँ एच का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21। तो अब यहाँ एच बराबर कितना दिया हुआ 21, आर बराबर आ गया 14। तो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, क्या थोड़ा जगह बचा करके निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल किसका, टंकी का, टंकी का संपूर्ण तल मतलब बेलन का संपूर्ण तल हो जाएगा। तो बेलन के लिए क्या सूत्र होता है, बेलन का संपूर्ण तल होगा ना। तो बेलन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर आर प्लस एच, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, अब फिर यहाँ पर 14 प्लस 21 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 7 से 2 जा कट जाएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 2, ये दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, माने 4 1 21 है ना, तो 4 और 1 5 और 2 1 3 35 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हम यहाँ सामने में जितना हो रहा है उतना कर दे रहे हैं, 3080 आएगा चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, स्टैट का क्वेश्चन आ गया, स्टैटिस्टिक्स है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग स्टैट भी बोल लेते हैं। स्टैट का क्वेश्चन आ गया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी संख्या विज्ञान हो गया। किताबों में कभी कभी हेडिंग में नाम देता है राशि विज्ञान,
हालांकि राशि विज्ञान से बेहतर इसका नाम यही होता है सांख्यिकी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या बोलना चाह रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है कि किसी दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए जो ये जो डाटा है, डाटा लिख गया है, डाटा होगा मतलब ये डाटा जो है डेटा, इसका मध्यक दिया हुआ, मध्यक समझते हैं क्या होता है? मध्यक मतलब होता है मीडियन। हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मीन, है ना, माध्य बोलते हैं उसको, फिर मीडियन पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? मोड पढ़ते हैं, मतलब बहुलक पढ़ते हैं। तो यहाँ जो हमको दिया हुआ मीडियन, अब मीडियन है, आवृत्ति का योगफल भी दिया हुआ है हमको। आवृत्ति मतलब ये आवृत्ति कौन सा है? ये वाला आवृत्ति वाला लाइन है। तो ये सब का जोड़ करके हमको मान दे दिया है। कितना दिया है? टोटल इसका करके टोटल दिया हुआ है 100। ये टोटल करके 100 दिया हुआ है। तो हमको इसमें x देखिए, यहाँ पर x पता नहीं है, फिर यहाँ पर y पता नहीं है, इसको निकालना है। अब सवाल है, देखिए कि यहाँ पर मध्यक दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मध्यक कैसे निकलता है? तो एक बार यही पहले समझ लीजिए। मध्यक ज्यादातर, जैसे ये पहले आवृत्ति है, इस आवृत्ति का एक कॉलम हम लोग बनाते हैं अलग से। उस कॉलम में क्या करते हैं, या तो मोर देन या लेस देन करके इसको जोड़ते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका आवृत्ति जितना दिया हो वो प्लस, फिर इसका आवृत्ति प्लस करते चले जाते हैं, प्लस प्लस करते चले जाते हैं, और प्लस करके जो फाइनली आता है वो 100 के बराबर होगा। पहली बात तो ये जो 100 है ये टोटल करके आता है। और यहाँ से एक चीज पता चलता है कि 100 को हम लोग n बोलते हैं, n/2 करते हैं। तो n/2 का मतलब कितना हो गया? 100/2 मतलब 50। तो 50 से जस्ट ज्यादा इसमें जो रहेगा उसके सामने वाला जो एक क्लास इंटरवल होगा, माने वर्ग अंतराल होगा, वो वर्ग अंतराल के बीच में मध्यक आएगा। लेकिन अब यहाँ सवाल है कि हमको पता नहीं है कि इसमें एक, चूंकि यहाँ पे देखो x अज्ञात राशि बहुत है, दो x और y दो अज्ञात राशि है, तो हमको तो पता नहीं है कि इसमें से कौन ऐसा होगा जो 50 से ज्यादा होगा। तो उल्टा हम लोग सोचेंगे कि ये जो 32 दिया हुआ है ना, 32 वो कहाँ होगा, इसमें किसमें लाई करेगा बताइए? तो यहाँ 30 और 40 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब मीडियन क्लास हमको ये निकलेगा। मीडियन क्लास हमको क्या निकलेगा? तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? मीडियन क्लास समझना पड़ता है। तो मीडियन क्लास हमको समझ में आ गया कि कौन सा होगा जिसके बीच में मीडियन होगा। तो 30 और 40 के बीच में मीडियन हमको दिया हुआ है, इसलिए हम मीडियन क्लास हो गया। चलिए इसको अब एक दूसरे डाटा से हम लोग समझ लेते, मैंने इसको चेंज करते हैं कैसे, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक डाटा बनता है, उसमें ये जो लिखा हुआ है आवृत्ति ये वाला, इसको हम लोग ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से 10 है, तो यहाँ पर इसका 10 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जोड़ते चले जाते हैं, 10 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? 10 प्लस x हो गया। अब 10 में फिर 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 35 प्लस x हो जाएगा। यहाँ ठीक से दिख रहा है, अलग से लिख देते हैं। यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 10 प्लस x, तो इसको हम लोग CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। तो CF हो गया कितना? 10 प्लस x अगला हो गया। फिर उसके बाद वाला कितना हो गया? 25 जोड़ेंगे तो 35 प्लस x हो गया। फिर इसके बाद 30 जोड़ेंगे तो 65 प्लस x हो गया। फिर इसके बाद y जोड़ेंगे तो होगा 65 प्लस x प्लस y, ऐसा हो जाएगा। अब फिर 10 जोड़ेंगे होगा 75 प्लस x प्लस y, ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली इस सब का टोटल करके हमको दिया हुआ है कितना? इतना टोटल करके दिया हुआ है। तो इसमें दो कंडीशन आ गया है। एक कंडीशन देखिए आ गया कि इसका जितना टोटल हुआ ये वाला, वो किसके बराबर होगा? 100 के बराबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहला कंडीशन देखिए कि 75 प्लस x प्लस y बराबर हो गया कितना? 100। एक इक्वेशन हो गया। फिर इसमें मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 32। मीडियन क्लास इसमें कौन सा होगा? हम अभी पिछला में बता दिए थे कि मीडियन क्लास कैसे होगा। तो जितना 32 है वो किसके बीच में आ रहा है? ये इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सा हो गया हमको? ये वाला हो गया। ठीक है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार मीडियन का फॉर्मूला लिख करके देख लेते हैं, यहाँ पर खाली जगह है। मीडियन का फॉर्मूला पता है ना कि मीडियन का क्या होता है फॉर्मूला? मीडियन बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू I, ये फॉर्मूला होता है। पहले से बहुत सारे बच्चे को पता होगा।
तो एक बार याद भी कर लेना पड़ेगा इसको। L1 मीन्स इसमें क्या हुआ, L1 मीन्स ये वाला देखो L1, कोई कोई में सिर्फ L लिखा रहता तो भी एक ही मतलब समझेंगे, L लिखा रहे या L1 लिखा रहे। तो L1 का मतलब हुआ जो मीडियम क्लास है, मतलब मध्यक क्लास है, उसका पहला वाला जो है उसको कहते हैं हम लोग मीडियन। तो मीडियन यहाँ माने शुरू वाला यहाँ कितना दिया हुआ 20, तो इसमें हम रख लेते हैं 20। n/2 मतलब 100 टोटल होता है, n जो लिखा था हमने टोटल करके कितना है, तो ये पहले बोल दिया कि आवृत्ति का योगफल है 100, मतलब 100 मतलब n हो गया बाई 2। माइनस CF क्या होता है इसमें, तो CF इसमें देखिए ये वाला टेबल में समझिए, CF ये वाला जो बना हुआ है ये CF है। इसमें मीडियन क्लास जहां पर है उसके पहले वाला जो CF है वो लेते हैं हम लोग, है ना। तो CF यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 प्लस x आ जाएगा, तो यहाँ पर रख लेते हैं 35 प्लस x। अब बताइए यहाँ माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट लेना पड़ेगा, बाई कितना हो गया f। अब f कौन सा होता है, तो जो मीडियन क्लास होता है उसके सामने वाला को ही f कहते हैं। यहाँ सामने वाला कितना है 30 है, 30 लिख दिए। I क्या होता है, तो I होता है ये वाला डिफरेंस, मतलब 20 30 या 30 40 के बीच का डिफरेंस, उसको हम लोग 10 बोल रहे हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ जीरो जीरो कट गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, 20 प्लस ये वाला कट गया 50, तो 50 अब माइनस ये थोड़ा सा ब्रैकेट हटा ले हम, तो -x हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हो गया कितना, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, मतलब 70 माइनस 35 अल्टीमेटली 35 और माइनस x बचा। तो इसका मतलब मीडियन अगर हम फॉर्मूला से निकाले तो हमको इतना आया, है ना। लेकिन अभी हम लोग उस पेज में देख रहे थे ऐसा कि मीडियन बराबर 35 दिया हुआ है, तो हम मीडियन के जगह पर 32 दिया हुआ है, तो मीडियन के जगह पर लिख सकते हैं 35 माइनस x, क्योंकि अभी हम लोग कैलकुलेट किए तो आया, यहाँ है ना मीडियन 35 माइनस x आया, तो हम उसके जगह पर रख देते हैं क्या 35 माइनस इज इक्वल टू कितना 32। तो हम अब x का मान निकालते हैं, तो माइनस x बराबर क्या होगा 32 माइनस 35, दैट मीन घट करके आया -3, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 3। अब जब x का वैल्यू आ गया तो हम इसमें रख सकते हैं, अब सामान्य क्या समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 से कितना है 75 प्लस 3, x के पर 3 कर दिए, अब प्लस y बराबर 100। तो इसका मतलब इसको उधर लेके चले जाओ, तो y बराबर क्या होगा 100 माइनस 75 माइनस 3, मतलब 25 माइनस 3 मतलब 22। तो x और y दोनों का वैल्यू निकल गया, और एक्चुअली हमको क्या बोल रहा था, x और y का ही वैल्यू निकालना बोल रहा था, आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमको आवृत्ति वितरण पढ़ी है, लेकिन इसमें निकालना है हमको बहुलक ज्ञात करना। देखिए यहाँ लिखा हुआ बहुलक ज्ञात करें हैं। अब देखिए बहुलक निकालना है, बहुलक हालांकि आसान होता है, क्लास इंटरवल जो रहता है जिसमें उसमें थोड़ा फॉर्मूला का यूज होता है, नहीं तो ऐसे तो सिंपल है। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार, मैंने बहुत ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक कहलाएगा। कहीं भी बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, उस डाटा में से जो राशि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पर जब डाटा दिया हो रहा था तो इसके लिए फॉर्मूला भी हो जाता है हमारे पास, ठीक है। उस फॉर्मूला को पहले समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मूला है। तो इसमें ये पहले पहचानना पड़ता है कि इसमें बहुलक का क्लास कौन सा है, माने वर्ग अंतराल कौन सा है। इसको हम लोग कहेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। अब ये पहचानने का क्या तरीका है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास पहचानने का पहला सिंपल तरीका होता है, जब ऐसे डाटा में सिंपल होता है, कोई कोई में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन में एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है बताइए, सबसे ज्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी है 28 है, तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल का होगा उस क्लास इंटरवल को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडल क्लास, मतलब बहुलक श्रेणी, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, बहुलक श्रेणी, है कि नहीं, बहुलक श्रेणी बोलेंगे। अब देखिए ये बहुलक श्रेणी में जो आया, इसके लिए फॉर्मूला अब क्या बनता है, बस इतना ही हमको पहले समझ लेना है कि बहुलक श्रेणी हुई, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है। तो बहुलक मतलब मोड जो निकालना होता है, मोड जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं, बहुलक, इसका फॉर्मूला होता है एल। अच्छा हम कभी कभी L1 लिखते हैं, L1 इसलिए लिख देते हैं कि इसमें देखिए कभी भी लिमिट में दो होता है, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है।
तो 2 होता है, उसको पहला वाला को L1 बोल देते हैं और दूसरा वाला को L2, इसलिए हम यहाँ L1 लिखते हैं। किताब में L भी लिखा हुआ है, तो बात एक ही है लेकिन है। अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मूला इस तरह से देखिए, फॉर्मूला लिखने में यहाँ पर हम समझ लें कि किसी किसी किताब में अलग अलग हो सकता है। उसका कारण क्या होता है कि हम लोग यहाँ जो मानते हैं ना, उस मानने के तरीका में डिफरेंस होता है। जैसे देखिए, इसमें हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं F0, इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2। ज्यादातर यहाँ पर ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हो जाता है कि F1 माइनस F0, ठीक है, कि ऊपर में लिखा था F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। इसका इंटायर मल्टीप्लिकेशन में H लिखते हैं। अच्छा, H लिखते हैं हम, कभी कभी इसको I भी लिखते हैं। H या I दोनों एक ही है। I मीन्स इंटरवल, इसको जो भी हाइट समझ लीजिए, जो भी समझिए, लेकिन ज्यादातर I लिखते हैं। जो हम लोग का माध्यमिक बोर्ड यहाँ है, इसमें ज्यादातर H यूज करता है। तो H यूज करें या I, एक ही बात है। I मतलब इंटरवल हो गया। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई, देखिए ये F1 दो है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसका इंटू ब्रैकेट में हो गया H, ठीक है। तो फॉर्मूला एक ही है, बात एक ही है। अब बताइए कि इसमें तो सिंपल है, खाली ये फॉर्मूला ही याद करने का मेन झंझट है। अगर याद है तो कुछ नहीं है इसमें। इसमें L1 के जगह पर रख लेते हैं 15, यहाँ रख लेते हैं 15 15, और इसके जगह पर रख लेते हैं F1 के जगह पर कितना रख लेंगे, F1 के जगह पर जो क्लास इंटरवल है उसके सामने वाला तो 28, और माइनस उसके पहले वाला F0, मतलब 18 बाई 2 इंटू 28, और माइनस कितना 18, और माइनस कितना 17, इंटू यहाँ पर डिफरेंस जो होगा वो लेंगे, मतलब 10। बस अब इसका कैलकुलेशन सिर्फ करना ही बाकी है और कुछ नहीं करना है ना। समझ में आ गया है? चलिए एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फाइनली क्या है, मोड बराबर देखिए आया, L लिखे थे, फॉर्मूला को रिपीट करने के चलते यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। इसके हिसाब से L1 का मान, देखिए ये वाला के हिसाब से L1 का मान 15 प्लस F1 का मान 28, माइनस यहाँ पर कितना आ गया 18 बाय कितना आ गया 2 इंटू 28, माइनस यहाँ पर F1 हो गया 18 और फिर माइनस हो गया F2 कितना, तो F2 हो गया 17, है कि नहीं। I इंटू एच के जगह पर हो गया कितना 10। अब इस 10 है ना, 5 सॉरी 5 है यहाँ, h के जगह पर कितना हो गया 5। अब इसको कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट में पहले लिख लेते हैं इसको, 28 में से 18 जाएगा, 10 बचेगा और ये 56 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस में आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये 35 ना हो जाएगा। देखिए 18 और 17 35 हो गया, I इंटू 5। चलिए अभी 15 प्लस ऊपर में 10 और 5 50 हो गया, और नीचे में इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 1 और 2 21 हो गया, है ना। तो हम इसको एलसीएम करके कर सकते हैं या जैसे भी हो, तो एलसीएम करके यहाँ कर लेते हैं, 21 का एलसीएम कर देते हैं, है ना। तो क्या बचेगा 15 इंटू 21 अब प्लस 50, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, कोई कोई ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पर इसको ही सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए और पॉइंट जो है उसको ऐड कर दीजिए। ये एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, थोड़ा ये भी प्रोसेस है। और यहाँ पर छोटा करने के लिए भी कर सकते हैं कि इसको डिवाइड कर दीजिए, माने 50 में से 21 को, माने 50 में 21 को डिवाइड करिए, जो आता है तो ये लगभग कितना आएगा। जैसे अगर ये एलसीएम नहीं करके ऐसे करते हैं तो 15, इसका आएगा लगभग 2.3438, देख लीजिएगा। और इसको ऐड करते हैं तो 15 और 2 17.38, 17.4 भी लिख सकते हैं, जो आएगा ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, देखिए कि नीचे दिए गए तथ्य से क्रम यौगिक आवृत्ति बृहत्तर सूचक,
थोड़ा सा हिंदी शब्दावली जो यहाँ पर होता है ना, वेस्ट बंगाल का जो है, थोड़ा सा टिपिकल जैसा लिखता है, बोलता भी है। हालांकि हम लोग इंग्लिश वर्ड का यूज अगर करें तो इससे स्मूथ लगेगा, थोड़ा आसान लगेगा समझने में। ये क्या बोले, क्रम यौगिक आवृत्ति का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीएफ बोलते हैं। तो इसमें बृहत्तर सूचक का मतलब होता है कि माने ग्रेटर देन या मोर देन बोले, ग्रेटर या मोर देन मतलब बड़ा लेना है हमको। ठीक है, जैसे इसके बनाने के लिए हम यहाँ पर दे दिए हैं, देखिए कैसा बनता है। जैसे यहाँ लिखना होता है, जो ये टेबल है ना, इस टेबल को हम एक बार ऐसे सजा लेते हैं। देखिए नीचे जैसे यहाँ कर रहे हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं 0 से बड़ा, 5 से बड़ा, फिर 10 से बड़ा, ऐसे करके लिखते चले जाते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ है, देखिए इसमें 05 है, तो इसमें छोटा वाला क्या है 0, तो पहले लिखेंगे 0 से बड़ा, फिर लिखेंगे 5 से बड़ा, फिर लिखेंगे 10 से बड़ा, फिर लिखेंगे 15 से बड़ा, फिर लिखेंगे 20 से बड़ा, फिर लिखेंगे 25 से बड़ा। ये लिखना होता है, तब कहलाता है ग्रेटर देन सिस्टम। तो लिखते जाएंगे और लिखते लिखते सबको जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए अगर 0 से बड़ा का बात करें, पहले समझ लीजिए 0 से बड़ा कौन होगा, तो 0 से बड़ा तो सब है ना, यहां से लेके यहां तक सब है। तो हम इसका मतलब 0 से बड़ा का मतलब हुआ टोटल ही जोड़ लेंगे। ठीक है, मतलब 4 + 10 प्लस जितना आएगा सब। फिर अगर 5 से बड़ा बोलेगा तो इसको बाद दे करके इस सब को जोड़ लेंगे। फिर अगर बोलेगा 10 से बड़ा तो हम इस सब को जोड़ लेंगे, है कि नहीं बोलिए। फिर अगर बोलेगा 15 से बड़ा तो इस सब को जोड़ लेंगे। तो आप ऊपर से भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हमको बोला इधर नीचे से देखिए 25 से बड़ा, तो 25 से बड़ा क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। फिर अगर बोलेगा 20 से बड़ा तो ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 3 और 5 को। तो ऐसे ही करके यहाँ पर लिखते चला जाना है। तो यहाँ देखिए जैसे लिख दिए हम कि 30 से बड़ा तो कुछ नहीं होगा, 0 समझ लेंगे, 30 से बड़ा लिखने का। 25 से बड़ा मतलब 5 हो गया, ठीक है। 20 से बड़ा 5 और 3 जोड़ देंगे, ये वाला दोनों को जोड़ देंगे। फिर नीचे से इसको शुरू करिएगा। अब 15 से बड़ा बोलेंगे तो ये वाला 16 कैसे आया, ये 8, 3 और 5 जो था इसको जोड़ दिया है ना। फिर इसमें और 15, ये कितना है 15 है, ये जोड़ दिए तो इससे आ गया 10 से बड़ा। फिर इसमें अब 10 जोड़ दिए 41 आ गया, तो ये हो गया 5 से बड़ा। और टोटल जोड़ दिए तो ये हो गया 45। इस तरह से आ गया हमारा CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ ग्राफ एक तैयार करके रखे हैं, देखिए इसमें बहुत सहज होता है समझना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसमें ये वाला वैल्यू को लेते हैं, ये वाला इधर वाला वैल्यू, ये वाला जो मान दिया हुआ है वो, इसको लेते हैं हम लोग एक्स अक्ष पर। कहाँ लेते हैं, एक्स अक्ष पर। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर लेते हैं, क्या एक्स अक्ष पर ये लेते हैं, जिसमें ये लिखते हैं 0, 5, 10, 15 ऐसे खड़े लेते हैं। देखिए 0 हो गया है, 0 हो गया, 0, 5, 10, 15, 20 और 25 लिख दिए। इधर में हम यहाँ पर मैक्सिमम कितना हमारे पास है 45 है, तो 45 तक जाएंगे। अब ये घर आपका सुविधा के अनुसार से ले लीजिए। जैसे यहाँ 0 लिए हैं तो हम देखिए एक यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड ठीक नहीं पड़ा है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ ये देखिए 15 ले लिया है, यहाँ पर क्या ले लिए, ये यहाँ से देखिए 0 से 0 यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो घर अपना हिसाब से हम ले लेते हैं, कितना कितना है 15 है, फिर 15 का डिफरेंस कर दिए हैं, फिर 30 ले लिए हैं, फिर 35 ले लिए हैं, फिर 40 ले लिए और 45। तो 5 का डिफरेंस होने से ठीक रहेगा। एक बार हम इसको मिला लेते हैं। जैसे देखिए 10 का डिफरेंस है, यहाँ यहाँ कितना है 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा 5 का डिफरेंस कर लीजिए, 15, फिर इधर आ जाएगा 10, ठीक है, 10 आ जाएगा, ठीक है। एक और कहीं पर ले लेते हैं 5 का, मतलब 10, 5 ऐसे करके। ग्राफ पेपर में थोड़ा सा इसमें ऐसे रफ हम कहीं से निकाल लिए थे, ग्राफ पेपर थोड़ा डालने में। तो यहाँ समझना क्या है, देखिए कि जैसे 0 से लेकर के 45 तक है, 0 का किसमें है 45 है, तो 0 यहाँ है, यहाँ 45 है, देखिए यहाँ। तो ये वाला 45 इस लाइन में, ये वाला लाइन में, ये वाला लाइन जो है ना, ये लाइन, इसी लाइन में 45 के सामने को टिक करेंगे, ठीक है। टिक कर दिए, फिर 5 से हमको क्या टिक करना है, 41 टिक करना है। तो 40 है यहाँ, जहां 40 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ है। इसके ऊपर वाला लाइन में यहाँ चले जाइए, तो ये वाला यहाँ पर आएगा, आएगा ना। एक मिनट देख रहे हैं, दूसरा कलर देख करके थोड़ा सा रुकिए। जैसे ये वाला ले रहे थे, हाँ ये ठीक कलर लग रहा है। ये क्या किया बताइए, तो थोड़ा यहाँ और क्लियर कर दे रहा है। जैसे घर लिखने में दिक्कत हुआ है
पांच एक बार लिख देंगे, मान लो पांच पांच घर को लेकर के 5 लिख देंगे, फिर 10 लिख देंगे ऐसे। तो कहीं भी अभी हम रख ले रहे हैं, एक जगह 5 रहता है, यहाँ 10 रहता है, फिर 15 रहता है, ऐसे होता ना। तो इसमें अभी ऊपर से ही जितना समझना है उसको समझ लीजिए। घर बनाने का तरीका तो आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ 5 हो गया, यहाँ कर लेते हैं 10, यहाँ कर लेते हैं कितना का हुआ है 15 कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 20 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी जितना है उसी को देख लीजिए, वो रफ में ही है, बाकी ग्राफ पेपर में उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो जीरो का हमको कहाँ लेना है, 45 लेना है। कहाँ लेना है 45, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, हो गया। अब 5 का हमको लेना है कितना 41, तो 40 से जस्ट बड़ा, 40 से जस्ट बड़ा इसके सामने से टिक करना है, ये वाला का सामने ले जाना है, इधर से इसका सामने ले जाना 41 का, टिक कर देना है यहाँ पर। फिर ऐसे ही इसका 10 का 31 लेना है, तो 10 का 31 लेना है तो कितना हो जाएगा, 10 है यहाँ से चल जाइए ऊपर, और इसका 30 यहाँ पर है अभी फिलहाल, तो 30 से 31 यहाँ जाएगा ना। ऐसे करके एक एक ग्राफ पेपर आप लोग प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ग्राफ पेपर लेकर के बैठिएगा, 10 लीजिए इधर, इधर 31 जहां पर आता है उसको लेकर के इसको ऐसे मिलाते जाइए, मिलाते मिलाते जिधर से जाता है, ठीक है, उसको ऐसे ड्रॉप कर दीजिएगा, हाँ फ्री हैंड से ऐसे मिलाते चल जाइएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा जैसा, तो वो कहलाएगा क्या, ओ जाइब कहलाएगा। तो एक बार इसको अपने से रखने हम अभी किए हैं, आप अपने एक बार फाइनल को कोशिश करिएगा, और जब नहीं होगा तो एक बार मैसेज में बोलिएगा, फिर से हम एक बार रिपीट कर देंगे इसको। तो आज ये इतना ही कर रहे हैं, कुछ कुछ इसमें पार्ट जैसे आंसर लिखने में कुछ पार्ट को रफ कर दिए हैं, हम छोड़े हैं जानबूझ करके, क्योंकि एक चैप्टर मैंने ये पूरा 2017 का पेपर है, और उसमें हम कुछ पार्ट को इस तरह से छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग जो है एक बार मेहनत करें और इसमें एक रिस्पॉन्स करें कि कैसा आपको मैंने क्या समझने में दिक्कत आ रहा है या फिर कहाँ दिक्कत हो रही है। तो उसको जब रिस्पॉन्स करेंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अलग से ये तैयार करेंगे। आज इतना ही इस वीडियो में, और अगले वीडियो में 2018 के पेपर के साथ हम मिलेंगे, ठीक है।